हेलो बच्चों, पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सुनीता मैम। कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? आज जो हम यहाँ पर एक टॉपिक लेकर आए हैं, वो टॉपिक जो है आपका प्रजनन से संबंधित है। बायो में आपने पढ़ा होगा, 9th में भी ये चैप्टर, 10th में भी ये चैप्टर है। तो प्रजनन के बारे में आज हम बेसिक से पढ़ेंगे। हम हाई लेवल पे नहीं, हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, बेसिक से कर रहे हैं। तो यहाँ जब हम प्रजनन की बात करते हैं तो जो प्रजनन है, प्रजनन किसे कहते हैं? हर वो जीव जो अपनी ही तरह जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, प्रजनन कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो है, अगर हम प्रजनन की करते हैं तो वो जीव, चाहे वो पेड़ पौधे हो सकते हैं, चाहे वो कोई जानवर हो सकते हैं, या फिर मनुष्य हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिनके अंदर जीवन है वो सब जीव है, ये आपको मालूम है। और वही जीव अपने जैसे बच्चे या अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, तो वो क्या कहलाती प्रक्रिया? प्रजनन कहलाती है। तो जो प्रजनन है, प्रजनन के बारे में आपको एक चीज़ बेसिक याद रखनी है कि प्रजनन दो तरह का होता है। दो तरह का प्रजनन होता है, अलैंगिक और लैंगिक। दो तरह का प्रजनन होता है। अब यहाँ फिर समझने वाली बात यह है कि जो अलैंगिक प्रजनन है, हम इस जो अलैंगिक प्रजनन है, ये प्रजनन किन जीवों में पाया जाएगा, ये आपको सोचना चाहिए कि ये जो आपको दिख रहा है अलैंगिक, सीधी सी बात है, जिनके अंदर लिंग नहीं होगा, लिंग मतलब मेल फीमेल नहीं होगा, वहाँ पर कौन सा प्रजनन होगा? अलैंगिक प्रजनन होगा। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब ये यहाँ पर आप सोचेंगे कि ऐसे कौन से जीव हैं, ये सोचने वाली बात है। कौन से जीव हैं? ऐसे जीव अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उनमें मेल फीमेल नहीं है। अमीबा क्या करता है, अपने ही जैसे, आपको ये अमीबा का डायग्राम है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, इसमें यही कोशिका, यही सेल, सिंगल सेल डबल सेल में डिवाइड हो जाएगी या बट जाएगी। तो ये अलैंगिक जनन है। ये क्या करेगा कि यहाँ पर इस तरह से क्या होगा, केंद्रक जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ अगला जो स्टेप आएगा आपका क्या होगा, एक अमीबा ये बन गया, दूसरा अमीबा ये बन गया। ये अलैंगिक जनन है, ठीक। अब यहाँ पर अमीबा में मेल फीमेल नहीं होते हैं, इतना आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो आता है हमारा लैंगिक आता है। तो लैंगिक जो जनन है, लैंगिक जनन जो है वो किन में पाया जाता है? जिनके अंदर लिंग होंगे। लिंग होंगे मतलब जिसमें मेल फीमेल को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हुआ। मेल फीमेल को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से जीव आ जाएंगे? सीधा सा आप देख लीजिए, जितने भी एनिमल्स हैं वो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो कुछ पौधे होते हैं या कुछ पेड़ होते हैं, उनमें भी मेल फीमेल होता है, अलग अलग होते हैं। पेड़ों के अंदर भी मेल और फीमेल होते हैं, तब कहीं जाके फ्रूट्स बनता है। ये सोचने की बात है। और यहाँ से आपका जीके के अंदर भी क्वेश्चन बनता है। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर जो मेल और फीमेल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और वो अपने ही तरह क्या करते हैं, बीज को उत्पन्न करते हैं या फ्रूट्स को पैदा करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो यहाँ पर सीधा हम क्या कर ले, मनुष्य की बात कर लेते हैं। मनुष्य या जो दूसरे जानवर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसमें मेल फीमेल दोनों अलग हैं, तो हम सीधे से बात कर सकते हैं कि वो जब दोनों मिलेंगे तो अपने ही तरह का एक नया जीव पैदा करेंगे, चाहे वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ जब इतना कर चुके हैं, अलैंगिक जनन की बात कर चुके हैं और लैंगिक जनन की बात कर चुके हैं, तो लैंगिक जनन जो है वो हमें जो मनुष्य है, मनुष्य की अगर हम बात करते हैं तो जो जेंट्स है, जेंट्स के अंदर क्या होता है, शुक्राणु पाए जाते हैं, और जो लेडीज है या जो मादा है उसके अंदर क्या पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो नर है, नर के अंदर क्या होता है, शुक्राणु होते हैं,
और मादा के अंदर अंडाणु होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो जब हम शुक्राणुओं की बात करते हैं तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, 9th-10th में भी पढ़ा है कि जब बच्चा 12-13 साल का हो जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था जैसे ही प्रारंभ होती है मनुष्य के अंदर तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, बहुत सारी अलग अलग तरह की जो आप ये कह सकते हैं चेंज जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम जनरली हम नर की बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल के अंदर क्या होता है 12-13 साल के बाद में जो लड़के हैं उनकी क्या होती है, आवाज़ भारी होने लगती है, दाढ़ी मूंछ आने लगती है, बगल में भी उनको छोटे छोटे बाल आने लगते हैं। फिर क्या होता है कि जो उनका जो वृषण है या शुक्राशय है उसके अंदर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है कि जो शुक्राणु जो है क्या वो हमेशा स्टोर रहते हैं? नहीं, 24 घंटे के अंदर क्या होते हैं, वो ऑटोमेटिक टॉयलेट के थ्रू निकल जाते हैं। जो शुक्राणु हैं वो क्या होते हैं, टॉयलेट के थ्रू निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हम सेकंड लेते हैं मादा या फीमेल की बात करते हैं। तो जो फीमेल है, फीमेल के अंदर अंडाणु होता है। अगर हम 12-13 साल की बच्चियों की बात करते हैं या 14 साल की बच्चियों की बात करते हैं तो उन्हें जो मंथली पीरियड आता है उस दौरान क्या होता है, ये जो अंडाणु हैं वो बॉडी से बाहर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि क्या होता है, इस अंडाणु का कहीं कोई यूज़ नहीं हुआ है। कैसे यूज़? अगर मेल फीमेल मिलते तो क्या होता है, ये दोनों मिलते तो यहाँ पर क्या होता, सीधा सा यहाँ पर एक नया जीव उत्पन्न हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 12-13 साल की या 14 साल की जो बच्चियाँ हैं उन्हें हर महीने जो मंथली पीरियड आता है उसमें ये जो अंडाणु है वो ऑटोमेटिक ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये हमें याद रखना है। वो अंडाणु भी तभी बनेगा, ठीक है, 10 साल की एज तक ना अंडाणु बनेगा ना शुक्राणु बनेगा, क्योंकि वो बच्चा है। जब वो किशोरावस्था में पहुँचेगा उस दौरान क्या होंगी, ये चीज़ें बॉडी में बनना शुरू हो जाएंगी। ये याद रखना आपको। अब यहाँ पर जब हम अंडाणु और शुक्राणु की बात कर रहे हैं तो अगला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि आनुवांशिकता की बात हो जाएगी। आनुवांशिकता की बात हो जाएगी। अब आनुवांशिकता की बात होगी तो सीधी सी बात है कि क्या होगा, आनुवांशिकता क्या होती है? तो आनुवांशिकता क्या होती है, ये सिंपल सी एक सोचने की बात है। यहाँ पर जब मेल फीमेल की बात हो रही है तो माता और पिता दोनों के गुण जब बच्चा बनता है, यहाँ पर क्या है, जो बच्चा है उसके अंदर क्या आएंगे, पूरे गुण आएंगे। पूरे गुण जो है माता पिता के कहाँ आएंगे, इन दोनों के, ये बच्चे के अंदर आएंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को पूरी आनुवांशिकता कहेंगे। आनुवांशिकता कहेंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आना आनुवांशिकता कहलाता है। अब ये आनुवांशिकता कैसे आती है, सोचो, आप भी सोच सकते हैं कि कैसे आ सकती है। तो साइंस ने इसके बारे में बहुत अच्छे से पता किया है और आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जब कहीं मर्डर हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो डीएनए टेस्ट होता है और डीएनए टेस्ट के थ्रू क्या होता है, ये पता लगा लिया जाता है कि इस बच्चे के मम्मी पापा कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आनुवांशिकता के बारे में हम बहुत आराम से पता कर सकते हैं। अब आनुवांशिकता की बात जब हम कर रहे हैं तो ये जो नर है या जो मेल है, मेल के अंदर जो शुक्राणु है, शुक्राणु के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। याद रखना है आपको, क्या होते हैं, इसमें गुणसूत्र होते हैं। और यहाँ पर भी क्या होंगे, गुणसूत्र होंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दोनों में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जब हम नर की बात करते हैं तो नर के अंदर 23 जोड़े दोनों में होते हैं। याद रखिए बिल्कुल, कितने होते हैं दोनों के अंदर गुणसूत्र? गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े। ठीक, 23 जोड़े होते हैं। और अगर हम अलग अलग कर दें तो कितने होंगे? 46। ठीक है ना, इनको अलग अलग करेंगे तो कितने होंगे? 46 होंगे। अब जब मेल की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर,
तो जो मेल है, मेल के अंदर कितने हो गए? 23 जोड़े हो गए। ओके, अब 23 जोड़े ये हो गए, लेकिन यहाँ पर एक जो मेल है उसको जो अलग करती बात वो क्या है? 22 जोड़े क्या हो गए आपके? XX कितने हो गए? 22 जोड़े XX हो गए, और एक सिंगल जोड़ा जो है यहाँ पर ये XY कर दो आप, XY। ओके, अब XY जो है ये यहाँ पर जो है ये लिंग गुणसूत्र होता है। हम कहाँ आ गए? सीधे लैंगिक प्रजनन पे आ गए। जो हमें मेल फीमेल को डिवाइड करता है, अलग करता है, वो जो जोड़ा क्या कहलाता है? लिंग गुणसूत्र। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY होता है, जो सिर्फ किस में होता है? मेल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सिर्फ जेंट्स के अंदर होता है, लेडीज़ के अंदर नहीं होता है। लेडीज़ के अंदर क्या होता है? जब हम लेडीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? मादा के अंदर 23 जोड़े होंगे। ठीक है, अब 23 जोड़े जो हैं वो क्या होंगे? XX होंगे। लेडीज़ के अंदर Y गुणसूत्र नहीं होता है, ये दोनों को डिफाइन करता है, अलग करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पर जब है तो यहाँ पर आपके एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो Y गुणसूत्र है वो कहाँ बनता है? Y गुणसूत्र मादा में नहीं होता है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर जब लेडीज़ के अंदर रहता ही नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो किसके अंदर हो रहा है? मेल के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पर एक मैं आपको छोटा सा एक चार्ट बना के बता रही हूँ कि किस तरह से लड़के लड़की का जो है बात होती है वो क्यों ऐसे होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक, अब इनके अंदर क्या होता है? XX होता है, XY होता है। ठीक, अब क्या हो रहा है? ये X इस X से मिला तो क्या हो गया? XX हो गया। ये X इस Y से मिला तो क्या हो गया? XY हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर आपको सीधा समझ में आ गया होगा, अगर ये X इस X से मिला तो क्या होगा? XX हो गया, और ये X इस Y से मिला तो क्या हो गया? XY हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर दें कि यहाँ पर बेटी होगी और यहाँ पर बेटा होगा, यहाँ पर बेटी होगी और यहाँ पर बेटा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस है, यहाँ पर मेल और फीमेल जब भी मिलेंगे तो क्या होगा? जो 72 आवर्स हैं या 72 घंटे जो हैं, तो वो 72 घंटे में क्या होगा? जो लेडीज़ है उसके अंदर शुक्राणु पहुंच जाएंगे, और शुक्राणु क्या करेंगे? 72 घंटे के अंदर ये डिसाइड हो जाएगा कि वो जो है लड़का बनेगा या लड़की बनेगा। बाद में कुछ डिसाइड नहीं होता है, जो भी डिसाइड होता है कब होता है? 72 घंटे के अंदर होता है। आप ये मत सोचिए कि बाद में ये दवाई खाने से लड़का हो जाएगा या वो दवाई खाने से लड़की हो जाएगी, नहीं, कुछ भी नहीं होता है। उसी समय ये डिसाइड हो जाता है कि बेटा बनेगा या बेटी बनेगा। तो हम जब लेडीज़ों की बात करते हैं या हम पुरानी जो बातें करते हैं कि हमने ये देखा है, फिल्मों में देखा है, टीवी सीरियल में देखा है, अरे इसको बेटी बेटी होती है, इसको बेटा नहीं होता है, तो उसमें जब लेडीज़ का कोई हाथ ही नहीं है, जब उसके अंदर XX ही है, तो उसमें उसकी गलती कैसे हो सकती है? XY तो सिर्फ जेंट्स के अंदर होता है, जो सिंपल एक हमारा जो है लिंग गुणसूत्र है। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं आपको और क्लियर कर रही हूँ कि आनुवंशिकता पे आते हैं। ये पूरा जो आपका चैप्टर है ना बेटा, ये पूरा एक दूसरे से पूरा जुड़ा हुआ है, पूरा एक जुड़ा हुआ चैप्टर है, इससे कुछ भी अलग नहीं है। तो आनुवंशिकता की बात जब हम करते हैं यहाँ पर, तो ये जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र के अंदर क्या होते हैं? जो ये जीन्स हैं ये पाए जाते हैं गुणसूत्र के अंदर। जब शुक्राणुओं के साथ गुणसूत्र
लेडीज़ की बॉडी में पहुंचते हैं या उसके गर्भाशय तक पहुंचते हैं तो क्या होता है, पुरुष के जो आनुवंशिक गुण हैं या उसके जो पीढ़ी दर पीढ़ी के जो गुण हैं वो कहाँ पहुंच गए, लेडीज़ के अंदर पहुंच गए। और लेडीज़ के अंदर ऑलरेडी जब अंडाणु हैं, अंडाणु के अंदर क्या है, जो गुणसूत्र हैं वो क्या है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, बच्चे का निर्माण करते हैं और बच्चे के अंदर वो गुण आ जाते हैं। तो यहाँ आपका अगला जो क्वेश्चन बनता है या आपका अगला जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ये बनता है कि जो गुणसूत्र हैं वो क्या करते हैं, जीन्स का परिवहन करते हैं। जीन्स का परिवहन करते हैं। ओके, तो यहाँ आपका ये जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद करना है। गुणसूत्र जो है वो जीन्स का परिवहन करते हैं, तभी जो बच्चा होता है वो या तो मम्मी पापा की तरह होगा या वो पापा के ख़ानदान पे जाएगा या मम्मा के ख़ानदान पे जाएगा। आपने सुना होगा कि अरे ये बुआ की तरह लगता है, नहीं नहीं ये मामा की तरह लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के गुण जो हैं वो प्रभावी हो रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ और आपको बता दूँ, मतलब थोड़ा सा अपन 8th क्लास तक चलते हैं। 8th क्लास में आपने मेंडल के नियम पढ़े होंगे जो मटर के बीज पे किए थे, ठीक है, याद आ गया होगा आपको। तो उसने क्या किया था कि जो मटर थे उसमें क्या किया, उसने 2 तरह के मटर के बीज लिए, एक तो झुर्रीदार लिए थे और एक प्लेन लिए थे, गोल लिए थे। अब उन दोनों का जब डीएनए उसने मिक्स करा और अगली पीढ़ी में जो पौधे पाए गए तो वो कुछ झुर्रीदार थे और कुछ गोल बीज थे। तो ये प्रभाविता का नियम है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स मतलब जो झुर्रीदार पौधे थे या झुर्रीदार जो मटर थे उसने भी अपने गुण दिखाए और जो गोल मटर थे उसने भी अपने गुण दिखाए। तो यहाँ पर जब हम जनन की बात कर रहे हैं तो अलैंगिक और लैंगिक 2 तरह का जनन पाया जाता है। अलैंगिक में क्या होता है, वो सभी जीव आएंगे जो एक कोशिकीय हैं, वो अपनी तरह के जीव का निर्माण कर लेते हैं बॉडी में। और जो लैंगिक है वो क्या करेंगे, जिनमें लिंग अलग अलग हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो सकते हैं या जानवर हो सकते हैं या मनुष्य हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर 2 तरह का हो गया। अब यहाँ पर जब हम लैंगिक की बात कर ही रहे हैं तो लैंगिक की बात जब हम करेंगे तो मेल फीमेल की बात आएगी। तो मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग होता है, दोनों का जो बॉडी है वो क्या होता है, अलग होता है। मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। तो उनके अंदर क्या पाया जाएगा, नर के अंदर क्या होगा, शुक्राणु पाए जाएंगे और मादा के अंदर अंडाणु पाए जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों के अंदर क्या होगा, कॉमन क्या है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, जब बच्चा बनेगा तो उसके अंदर जो गुण हैं वो इन दोनों के गुण आएंगे, जिसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। ओके, अब आनुवंशिकता कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम नर के अंदर जो 23 जोड़े हैं, 23 जोड़े जो गुणसूत्र हैं उसमें से एक जोड़ा जो है वो अलग है। क्या है, एक जोड़ा जो है वो क्या है, अलग है, XY, जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहेंगे। वही निर्धारित करेगा कि बेटा है या बेटी है। अब यहाँ पर जो मादा की बात करते हैं या फीमेल की बात करते हैं तो उसके अंदर जो 23 जोड़े हैं वो क्या हैं, टोटल XX पाए जाते हैं। फिर क्या होता है, इसके अंदर Y गुणसूत्र नहीं पाया जाता, ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आता है यहाँ पर आनुवंशिकता की बात करी हमने, तो यहाँ पर जो आनुवंशिकता का काम करते हैं वो जीन्स करते हैं। तो जीन्स काहे में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। जीन्स का परिवहन गुणसूत्र करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का। इतना आपको बेसिक चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। इस पूरे चैप्टर के ऊपर अपन लोग एक बड़ा सा वीडियो बनाएंगे। आपका जैसा भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैडम इसके ऊपर अगर आपको कोई चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो मैं उसके ऊपर एक अच्छा पूरा फुल वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके।